टेक्नोलॉजी। दोस्तों, हमारे देश में टेक्नोलॉजी और यूट्यूब का काफ़ी बड़ा संबंध रहा है और जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको लाइमलाइट में लाने के लिए जो यूट्यूब है उसने काफ़ी बड़ा योगदान दिया है और इसकी पहल करने वाले बहुत सारे यूट्यूबर्स रहे हैं, जैसे टेक्निकल गुरुजी, गीकी रंजीत और शर्मा जी टेक्निकल जैसे बड़े बड़े पुराने यूट्यूबर रहे हैं। मगर दोस्तों, कभी मैंने ये नहीं देखा या फिर यूट्यूब में मैंने कभी नहीं देखा कि टेक्नोलॉजी क्या है, बुनियादी तौर पर उसकी परिभाषा क्या है या फिर ये है ही क्या, इस पर कोई बात करता हुआ पाया गया ही नहीं। दोस्तों, मैंने इस समस्या को देखा और लोगों को समझाने के लिए कि भाई असली में टेक्नोलॉजी होती क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। दोस्तों, शुरू करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और शुरू करते हैं। जब भी हम टेक्नोलॉजी शब्द को सुनते हैं तो और ध्यान से सोचते हैं तो पता चलता है कि आज हमारी दुनिया, पूरा इंसान, सारा पृथ्वी इसी पर जी रहा है और दुनिया के पास आज जो भी ऐशो आराम है, जो भी साजो सामान की चीज़ें हैं, दोस्तों टेक्नोलॉजी के कारण ही हमारे पास मौजूद हैं। पुराने ज़माने में जो इंसानों के पास, जो राजा महाराजाओं के पास जो सहूलियतें नहीं थी, आज जो एक आम आदमी के पास घर बैठे हैं, हमारे जीवन की मूल समस्याएं जैसे घर, कपड़ा, पानी, भोजन, ये सारे हमारे सामने परोस कर रख दिए हैं या फिर फ्यू क्लिक्स पर ही हमारे पास मौजूद हो जाते हैं। लेकिन इसका जो दूसरा भाग है वो ये है कि जो हमारे पास आज समस्याएं हैं वो कभी भूतकाल में कभी हुई ही नहीं थी। आज हमारे पास जो समस्याएं हैं ओबेसिटी की, जो समस्याएं हैं एडिक्शंस की, वो कभी समाज में पहले नहीं थी। एटलीस्ट जो सामान्य जनता थी उस पर तो नहीं थी। और आज हमारे पास नए नए तरह के जो एडिक्शंस हैं वो हमारे पास निकल के आ चुके हैं, जैसे स्मार्टफोन एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, जो कि पहले अल्कोहल या फिर जो नेचुरल चीज़ें थी उस पर सीमित हुआ करती थी। और सबसे अजीब बात यह है कि ये जो समस्याएं है ना, वो सिर्फ हमारी ही जनरेशन के लिए है, न ये भूतकाल में पहले थी और ना ये समस्या आगे होने वाली है। तो दोस्तों, ये जो समस्या है वो अभी प्रेजेंट के है और हमारे लिए ही है और काफ़ी यूनिक है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी शब्द की शुरुआत ही कैसे हुई और इसका जो इतिहास है वो क्या रहा है, दोस्तों इसके बारे में जानेंगे। और दोस्तों, जाहिर सी बात है ये थोड़ा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा पेशेंस रखना। और दोस्तों, इसके बाद तो हम एक जर्नी पे ही निकलने वाला है जिसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ों को मैं समझाऊंगा आने वाले वीडियोस में। दोस्तों, टेक्नोलॉजी शब्द की शुरुआत को बताया जाता है 17वीं शताब्दी में। थॉमस ब्लाउंड की डिक्शनरी है ग्लोसोग्राफिया। दोस्तों, ये 1661 में आई थी। इस डिक्शनरी में अंग्रेजी के लगभग 11,000 कठिन शब्दों का संग्रह था। मगर उस समय टेक्नोलॉजी शब्द था वो बिल्कुल भी प्रसिद्ध नहीं था और डिक्शनरी तक। और दोस्तों, इसका रेफरेंस इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये डिक्शनरी उस समय में काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। 11,000 अंग्रेजी शब्द का होना एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर होता है किसी लिटरेचर के लिए। दोस्तों, इस डिक्शनरी में ना अलग अलग भाषा जैसे ग्रीक, लैटिन, हिब्रू, इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, टर्किश, इन शब्दों के अर्थ लिए गए थे अंग्रेजी जो शब्द है उनको भरने के लिए। लगभग एक शताब्दी के बाद, 100 साल बाद, 15 अप्रैल 1755 में आई सैमुअल जॉनसन की डिक्शनरी, जॉनसन डिक्शनरी, जो कि उस समय की इंग्लिश भाषा की सबसे प्रभावी डिक्शनरी मानी जाती थी। उसमें लगभग 2348 पन्ने थे, उसमें भी टेक्नोलॉजी शब्द का कहीं जिक्र नहीं मिलता। फिर सीधा आ जाता है दोस्तों 19th सेंचुरी में, यानी 1801 से 1900 तक, जिसमें कॉर्नेल की मेकिंग ऑफ अमेरिका पुस्तक, लगभग जिसमें 1 लाख आर्काइव डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं, उनमें भी टेक्नोलॉजी शब्द का भी अता पता नहीं था। 1840 में लगभग 34 बार टेक्नोलॉजी शब्द आया, वो भी 31 शब्द से जो एलिमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी पुस्तक में आया था, जो कि 1829 में आई थी, जिसे बिगलो द्वारा लिखा गया था। और उसे भी 1840 में प्रकाशन में नाम बदलकर द यूजफुलनेस ऑफ आर्ट्स नाम दिया गया था। इससे दोस्तों सबको समझ में आ रहा होगा कि जो टेक्नोलॉजी है और जो आज हम टेक्निक शब्द देखते हैं उससे कहीं न कहीं मेल निखा रहा है, उल्टा ये आर्ट्स के रूप में हमारे पास दिखाई दे रहा है। उस समय टेक्निक शब्द के प्रयोग हुआ करते थे, जो कि एक जर्मन शब्द था। और ये जो टेक्निक शब्द है उसको हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल आर्ट्स के जो मशीन्स होते थे उनके अर्थ के रूप में यूज़ किया जाता था। 1860 से 1870 के बीच में टेक्नोलॉजी शब्द का उपयोग 144 बार देखने को मिला, और वो भी आज के अर्थों में तो बिल्कुल नहीं था, वो हैंडीक्राफ्ट्स और इंडस्ट्रियल आर्ट्स के शब्दों में था। अब दोस्तों, सीधा जाते हैं हम 20th सेंचुरी पर। अब ये लगभग एक स्पेशलाइज्ड शब्द बन चुका था। 1910 में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में यह पहला शब्द मेंशन देखने को मिला, टेक्निकल। 20वीं सेंचुरी के लेटर हाफ में यह एक कॉमन टर्म बना और 1974 में मेजरली एंट्री मिली। और दोस्तों, ये जो शब्द है वो सोचो तब उसको एंट्री मिली है जब इंसान चांद पर कदम रख चुका था और उसके 5 साल बीत चुके थे। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो टेक्नोलॉजी शब्द है वो काफ़ी ज़्यादा रिसेंट टर्म है।
अब दोस्तों डिक्शनरी में तो आ चुकी थी, अब इसे परिभाषित कैसे किया जाए। अब ये वैज्ञानिकों के पास काफ़ी बड़ी समस्या थी और इसे परिभाषित करना भी ज़रूरी था। वैसे तो इसको कई परिस्थितियों में परिभाषित किया जाता है और दोस्तों हर परिभाषा एक सर्टेन कंडीशन पर खरी उतरती है और उसे हम गलत भी नहीं कह सकते। दोस्तों धीरे धीरे इसको डिस्कस करते हैं। तो जो पहले कंडीशन है दोस्तों रखा गया है, टेक्नोलॉजीज वो इकाइयाँ हैं जो आर्टिफिशियल वर्क को जन्म देती हैं। दोस्तों ये डेफिनेशन जो है काफ़ी ज़्यादा सटीक है अपने ही अर्थों में, क्योंकि जैसे वेदर फोरकास्टिंग है, ये सिस्टम होता है जो मौसम की स्थिति बताने का काम करते हैं, उसमें डेटा अलग अलग सोर्सेज से लिया जाता है, सैटेलाइट, रेडार सिस्टम, और फिर उसको डेटा के द्वारा एनालाइज किया जाता है और उस एनालिसिस के बाद हमारे पास जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पॉल्यूशन और AQI और विंड स्पीड एटसेट्रा जो डेटा निकल के आते हैं वो इसी के आधार पर निकाले जाते हैं। तो दोस्तों हम ये गलत कह ही नहीं सकते कि वो आर्टिफिशियल जो डेटा है या वर्क है वो उत्पन्न करती है। अब दोस्तों सेकंड सेट ऑफ डेफिनेशन है वो ये कहता है कि टेक्नोलॉजी एक रिजल्ट है, एक आउटकम है को इवोल्यूशनरी प्रोसेस का, जिसमें नॉलेज, वर्क, आर्ट वर्क सारे एक दूसरे के अनुकूल पाए जाते हैं। दोस्तों इस डेफिनेशन को भी आप गलत नहीं कह सकते, क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्मार्टफोन हमारा खुद। स्मार्टफोन के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो आज जो दुनिया यूज़ कर रही है वो उसमें बहुत सारे जो ऐप्स हैं उनको संभाल लिया है, जैसे कि कैलकुलेटर, कैलेंडर, कंपास, टीवी, MP3 प्लेयर, कैमरा, टेलीफोन, नेविगेशन, मैप्स, ये सारे। और दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है लगातार इम्प्रूवमेंट के कारण आई है। पहले बड़े बड़े कंप्यूटर जैसे कैलकुलेटर हुआ करते थे, एक कैलकुलेटर तो पूरे टेबल के साइज़ का हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे उसमें एडवांसमेंट्स आए और वो कैलकुलेटर काफ़ी छोटा होता गया और आज इतना छोटा होता गया कि हमारे उंगलियों पर है। और वहीं पर दोस्तों टीवीज़ हैं, पहले के टीवीज़ काफ़ी बड़े हुआ करते थे, CRT टीवीज़ हुआ करते थे, आज इतने थिन और इतने लाइट LED टीवी आ गए हैं कि मतलब पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया कि इनके सक्सेसर ये हुआ करते थे। और कैमरा का दोस्तों क्या ही कहने, पहले एक पूरे के पूरे कमरे जितना बड़ा कैमरा हुआ करता था और फ़ोटो खींचने के लिए फिर उसको प्रोसेस करने के लिए काफ़ी लंबा समय लगता था। अब एक क्लिक पर ही अवेलेबल है हमारे पास कैमरा फ़ोन में। नेविगेशन मैप, जो कि आपको दोस्तों पता ही पहले नक्शे चलते थे, उसको बनाने के लिए कारीगरी लगती थी। अब गूगल मैप्स और एप्पल के जो मैपिंग सिस्टम है वो आ चुके हैं और वो लगातार कंसिस्टेंटली इम्प्रूव कर ही रहे हैं। और दोस्तों ये बिना नॉलेज ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ के, लेंसेज के या सिलिकॉन फैब्रिकेशन के, सेंसर्स के, LEDs के पता ही नहीं चलता, ये बनता ही नहीं जो कि आज हम स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं। और जो दोस्तों रिसर्चर्स हैं उनके असंख्य एक्सपेरिमेंट्स और धीरे धीरे इवोल्यूशन के कारण ही आज हमारे पास ये जो चीज़ें हैं वो हमारे पास हैं। और साथ ही कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी समय के साथ भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। चाहे स्मार्टफोन का हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, कम्युनिकेशन हो, चिप्स का सारा लोगों के द्वारा यूज़र फीडबैक के और इम्प्रूवमेंट के संभव ही नहीं था। और दोस्तों इन सब चीज़ों के लिए स्मार्टफोन को एक अनुकूल वातावरण देना भी ज़रूरी था, इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और रिसोर्सेज प्रोवाइड करना काफ़ी ज़रूरी था कंपनीज़ को, ताकि मास प्रोड्यूस हो सके और जन जन तक ये चीज़ें पहुंचाई जा सकें। और दोस्तों इसमें समाज का भी रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भाई प्रोडक्ट बना दोगे तो उसको यूज़ कौन करेगा। तो सोशल मीडिया, गेम्स और डेली लाइफ की चीज़ें जैसे फ़ोन करना, वीडियो कॉल करना, दोस्तों ये जब तक लोग यूज़ नहीं करेंगे तब तक इसका इम्प्रूवमेंट जो है संभव ही नहीं है और इसका यूज़ भी संभव नहीं है। और दोस्तों तीसरा तरीका है जिससे टेक्नोलॉजी को डिफ़ाइन किया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट लगा मुझे और इसीलिए मैंने इसको सबसे ज़्यादा रेलिवेंट की कैटेगरी में रखा है। टेक्नोलॉजी वो इकाइयाँ हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस से आई हैं, जिससे पूरे विश्व को बदला है वह, ताकि जो परसीव्ड प्लान है, जो पहले से आइडिया है या प्लान है, उसे बनाया जा सके और डिज़ायर्ड क्रिया कराई जा सके। माने बेसिकली टेक्नोलॉजी वो है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस से आई है और जो प्लान है, जो पहले से आइडिया हमने बनाया हुआ है, उसके दोस्तों सॉल्यूशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब इसका सबसे बड़ा जो ज्वलंत उदाहरण है वो है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल है। पहले समस्या पकड़ी कि भैया फॉसिल फ्यूल्स, डीजल, पेट्रोल के कारण जो कार्बन एमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई फाई हो गया है और इसको सही करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इसके लिए क्या अल्टरनेट बनाया जाए, तो दोस्तों 1880 से ही इसका अल्टरनेट शुरू हो गया था। जो इलेक्ट्रिक और जो बैटरी बेस्ड गाड़ियाँ थी उनको, जो इलेक्ट्रिक मोटर से चलने वाली गाड़ियाँ हैं उनको बनाओ। और ये एक पहले से प्री प्लान्ड आइडिया है कि भैया बैटरी से कुछ गाड़ी चल सकती है, जो इनोवेशन की तरह होती है। अभी वो मूर्त रूप में नहीं आया है। तो इंजीनियर्स ने रिसोर्सेस और आइडियाज़ प्लान पर काम किया कि भैया इसमें क्या क्या लगेंगे और क्या क्या इसमें होना चाहिए।
और सारे जो मापदंड होते हैं परफॉर्मेंस के, एफिशिएंसी के, यानी ताकि अच्छा रेंज मिल पाए, और बैटरीज़ के ताकि वो फट ना जाए कहीं रास्ते में चलते हुए, और इन सभी चीज़ों को देखते हुए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट करना, और जो ड्राइव ट्रेन है उसको बनाना ताकि उसमें वेरियस मोड्स भी दिया जा सके, और जो पूरे व्हीकल का डायग्नोसिस है वो भी किया जा सके, और फिर धीरे धीरे व्हीकल के कंपोनेंट्स सारी चीज़ों पर दोस्तों इंजीनियरिंग और लगाए गए। और दोस्तों ईवीज़ के एडॉप्शन के लिए लोगों में नए नए बदलाव लाए गए एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा, और उन्हें प्रलोभन भी दिए गए कि भैया एफिशिएंसी भी है इस पर, और वो होता भी था। और सरकार ने नए नए नियम लाए ताकि जो ईवी एडॉप्शन है उसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बनाया जा सके, और सब्सिडीज़ भी दी गई गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी दी गई है, और जो आरटीओ टैक्सेस होते हैं उन पर तो छूट भी है, जो कि लगभग 1 से 2 लाख रुपए किसी भी एक कार में बच जाती है। और अंतिम में इन कदमों के कारण पोल्यूशन फ्री या ज़ीरो एमिशन या लेस नॉइस पॉल्यूटिंग व्हीकल्स आए हमारे पास। और दोस्तों हमारे पास जो पेट्रोल डीजल जिससे पोल्यूशन हो रहा है उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। दोस्तों इसमें कुछ कॉस्ट भी जुड़ जाते हैं, जैसे कि बैटरी रिप्लेसमेंट और कूलिंग सिस्टम्स, जो कि लंबे समय तक नहीं चलती और कुछ समय बाद इन्हें रिप्लेस करवाना भी पड़ सकता है। और दोस्तों मानव ने इसी प्रक्रिया से बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट किया है, जैसे कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर्स, व्हील्स, कार्स, विंड मिल्स, और चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। दोस्तों सारी चीज़ें जो हैं इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रोसेस है उससे निकल करके आती हैं। अब दोस्तों सवाल आता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी क्या ये अलग अलग चीज़ें हैं या दोनों एक ही चीज़ें हैं? ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी एक ही चीज़ हैं या फिर वो एक दूसरे के संबंधी ही हैं, मगर दोस्तों बात ऐसी है कि साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों अलग चीज़ें हैं और काफ़ी ज़्यादा अलग चीज़ें हैं। इन दोनों में सिर्फ कॉमन फीचर्स मैच होते हैं, इसके अलावा इनमें कुछ फीचर्स हैं जो मैच होते हैं, इसके अलावा कोई इनमें सिमिलैरिटी नहीं है। साइंस या फिर जो विज्ञान है दोस्तों उसमें नेचर और नेचुरल फिनोमिना को ऑब्जर्व किया जाता है, एक्सपेरिमेंट कर करके मैथमेटिकली उसको प्रूव किया जाता है ताकि वो एक वायबल जो है नॉलेज बन सके जिसको हर जगह अप्लाई किया जा सके। और इसके लिए साइंटिस्ट और साइंटिफिक कम्युनिटी ज़ोरों शोरों से काम कर रही है। वहीं पर जो टेक्नोलॉजी है आसपास की चीज़ों को मॉडिफाई करके अपने निजी उपयोग के लिए लाए जाने वाली चीज़ को दोस्तों हम टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, क्योंकि शुरुआत इसकी इसी तरीके से ही हुई है। चाहे वो व्हील का बनना हो, चाहे वो वुड्स का यूज़ हो, चाहे वो अलग अलग तरह के बेलों का हो, पत्तों का हो, दोस्तों इसी तरीके से यूज़ हुआ है और आज हमारे पास उसके काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं। और दोस्तों कई बार मेरे मन में सवाल ये भी आता है कि साइंस पहले आया या फिर टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये एक सोचने वाली बात है कि साइंस पहले या टेक्नोलॉजी। अभी आप लोग बोले हैं कि भाई साइंस पहले, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन दोस्तों इसका जवाब इतना भी आसान नहीं है। आपको पता है हमें इतने उदाहरण मिलते हैं जो साबित करते हैं कि विज्ञान बाद में आया, टेक्नोलॉजी पहले। अभी फॉर एग्जांपल राइट ब्रदर्स, ऑरविल और विल्बर राइट, इन दोनों ने दोस्तों 1903 में 17 दिसंबर में पहला जो प्लेन है वो उड़ाना चालू कर दिया था। जो टेस्टिंग थी वो खत्म हो गई थी और ये जो प्लेन है वो लगभग 37 मीटर तक उड़ा था। उस समय में एरोडायनेमिक्स का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं और वेल नोन तो बिल्कुल भी नहीं था और उसको मैथमेटिकल तरीके से प्रूफ भी नहीं किया गया था। और जो एरोडायनेमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया और उस समय सामने आया, यानी कि लगभग 1913-1914 के आसपास। और दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही, यानी कि लगभग 1938 के दौरान जो एयरक्राफ्ट्स है उनको बनाए गए बहुतायत में, तब जाके वहाँ पर जो एरोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट है उसका भरपूर यूज़ किया गया। लेकिन उससे पहले 1903 में दोस्तों ज़्यादा कॉन्सेप्ट था ही नहीं। दूसरा दोस्तों स्टीम इंजन अपने आप में काफ़ी एफिशिएंट इंजन था और इसको 1712 में बनाने की शुरुआत हो गई थी। और दोस्तों इसी स्टीम इंजन की कैटेगरी में जेम्स वॉट ने पहला सबसे एफिशिएंट स्टीम इंजन बनाया 1760-1770 के बीच में। और अगर हम उससे रिलेटेड साइंस की बात करें, जैसे कि हीट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, टेम्परेचर, बिहेवियर ऑफ गैसेस, इन सभी को दोस्तों वैज्ञानिकों ने समझना शुरू ही किया था। वहाँ पर स्टीम इंजन की तो कोई बात ही नहीं थी और थर्मोडायनेमिक्स के जो कॉन्सेप्ट है उस समय तो डेवलप भी नहीं हुए थे, वो धीरे धीरे अपने इनिशियल स्टेजेस में थे। 19th सेंचुरी में विलियम थॉमसन और लॉर्ड केल्विन जैसे वैज्ञानिकों ने यह एरोडायनेमिक्स का जो फील्ड है वो उसको काफ़ी ज़्यादा एडवांस बनाया, जो कि आज हम पढ़ते हैं। दोस्तों जो कार्नोट का पब्लिकेशन था रिफ्लेक्शन ऑन मोटिव पावर ऑफ फायर 1824 में, इसने जो हीट इंजन है और जो थर्मोडायनेमिक साइकिल्स हैं उसकी काफ़ी बड़ी नींव रखी, जो कि आज हम पढ़ते भी हैं। विलियम थॉमसन ने केल्विन स्केल का डेवलपमेंट किया और टेम्परेचर का, और क्लॉसियस ने हमको पता ही है एंट्रोपी का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था, जो कि आज मेजरली यूज़ किया जाता है। और दोस्तों लाइट बल्ब, हम सोचते हैं कि लाइट बल्ब सारी चीज़ों के बनने के बाद हुआ था, लेकिन नहीं,
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो उसका कॉन्सेप्ट है जिस पर लाइट बल्ब काम करता है, उसके बनने से पहले ही लाइट बल्ब बन चुके थे थॉमस अल्वा एडिसन के फैक्ट्रीज द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी पहले आ सकते हैं उसकी जानकारी के पहले। मगर वास्तव में सत्य बात यह है दोस्तों कि साइंस और टेक्नोलॉजी अपने आप में दो अलग विषय हैं, जैसे मैंने पहले बताया। उन दोनों में जैसे दो भाई होते हैं वैसे कई प्रकार के जो एक्सचेंजेस होते हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन उन एक्सचेंज को हम सेम टू सेम या फिर दोनों चीज़ें एक ही हैं वो ये नहीं कह सकते। उसका एग्जांपल सबसे बड़ा ये है कि अगर आप किसी को फॉर्मल एजुकेशन नहीं भी दोगे, जो कि हम साइंस बेस पर पढ़ते हैं, यानी कि थ्योरेटिकल जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं भी दोगे, तब भी वह उपयोगी चीज़ें जो कि साइंस के रूल्स के आधार पर ही चलेंगी वो बना सकता है। दोस्तों ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो जाता है और उसके हम निजी जीवन में कई उदाहरण देखते हैं। साइंस के डेवलपमेंट और साइंस के माध्यम से उसे काफ़ी ज़्यादा पृथ्वी को समझना और सोलर सिस्टम्स की गणना करना, बहुत सारी चीज़ों को समझना चालू किया। और मैथ्स, बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, न्यूरो साइंस, दोस्तों ये आज विज्ञान के ही बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और इन सभी को समझने के लिए जो टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद करी। मगर दोस्तों मैं अपने बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि साइंस और टेक्नोलॉजी में जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं साइंस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट या साइंटिफिक जो एटीट्यूड है वहीं से ही निकल के आता है। अब उदाहरण के लिए अगर आपको पता ही ना चले कि ये पत्थर किस प्रकार का है और ये नुकीला है, तो ये इस नुकीलेपन का करना क्या है, तो दोस्तों उसके लिए आपको साइंस या फिर प्रकृति की नॉलेज ही चाहिए, उस पर आप टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं कर सकते। अब दोस्तों को पता है कि ये पत्थर वजनी है, अगर आपको पता ही ना हो इसको पत्थर की जो वजन है उसका यूज़ कैसे करें, आपको वो कॉमन सेंस ही ना हो कि भाई इस वजन को हम किसी को मापने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी चीज़ को दबाने के लिए, तो इसके लिए तो आपको विज्ञान का नॉलेज ही होना पड़ेगा। इसमें टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं निकल के आता है। और प्रकृति को बिना ऑब्जर्व किए और उसके कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज किए हम कोई जुगाड़ लगा सकते ही नहीं है या फिर हम कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते ही नहीं है। यदि आपको पता ही ना चले कि लकड़ी है और ये लोहा है, ठीक है, ये दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, ये दोनों सेम नहीं होते, तो दोस्तों इनके गुण का जब आपको पता ही नहीं तो इसका यूज़ कैसे कर पाएंगे। लकड़ी का पहले तीर बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन जब लोहे का पता चला कि प्रॉपर्टी इसकी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, इसे धार भी किया जा सकता है और नुकीला बना के इससे फल भी तोड़े जा सकते हैं, तो उसको तीर के सामने जोड़ा गया ताकि और एफिशिएंट हो सके। तो साइंस के बिना दोस्तों टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट लगभग मुश्किल है। हाँ, ये बात संभव है कि जो टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस हैं वो बहुत बाद में मिले, मगर किसी आविष्कार कि यह वस्तु ऐसी है और इसे ऐसे तरीके से बनाया जाएगा, उसके लिए आपको साइंटिफिक एटीट्यूड है, साइंटिफिक टेम्परामेंट चाहिए, जो कि रिसर्च या साइंस के फील्ड में यूज होता है। और टेक्नोलॉजी जो है बिना उस नॉलेज के यूज़ कर ही नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल बल्ब, दोस्तों 1879 में जब बल्ब बना था, तो अगर आपको टंगस्टन जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी ही पता ना हो और कार्बन फिलामेंट उसकी प्रॉपर्टी ही पता ना हो, जो ग्लास है उसकी प्रॉपर्टी ही पता ना हो, तो हम कैसे किसी बल्ब को बना सकते हैं। ओवरऑल में एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है, लेकिन दोस्तों उनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बिना हम उसको नहीं पता लगा सकते। जैसे दोस्तों हम आज यूज़ करते हैं 5G 6G टावर्स और कोरिया तो 6G को टेस्ट भी कर रहा है। तो अगर हमको पता ही ना चले कि हमारे आसपास रेडियो वेव्स होते हैं, तो दोस्तों हम इन 5G टावर्स को करते क्या, बना के क्या ही कर लेते। बिल्कुल सेम चीज़ है। 1880s में जब हम पता चला कि रेडियो वेव्स होती हैं तो बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया गया और 1900s में फेसेंडन नाम के रिसर्चर ने पहला ऑडियो वेव जो है वायरलेस टेलीफोनी के द्वारा भेजा था, लगभग 1.6 किलोमीटर। और उन्होंने ही दोस्तों सबसे पहला जो वायरलेस ब्रॉडकास्ट होता है वो रेडियो के द्वारा इसको कंडक्ट किया था। अब आते हैं दोस्तों थोड़े एडवांस पर। ग्राफीन, दोस्तों हमको पता है कि ग्राफीन एक कार्बन का ही पॉलीमर है या फिर एक रूप है उसका, जिससे अनेकों चीज़ें बनाई जाती है। सोलर सेल और बैटरीज और प्रदूषित पानी से जो मेटल्स होते हैं उनको निकाला जाता है प्योर करने के लिए। ट्रांजिस्टर बनाया जाता है, सुपर कैपेसिटर बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मगर सोचो अगर हमें कार्बन की प्रॉपर्टी ही पता ना हो और ग्राफीन की प्रॉपर्टी ही पता ना हो तो हमें पता कैसे चलेगा कि भैया इसका यूज़ कैसे करना है और फिर ये जो टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स हैं वो हम कैसे बना पाएंगे। तो जैसे दोस्तों मटेरियल्स की नॉलेज लेते जाते हैं हम टेक्नोलॉजीज में डेवलपमेंट करते जाते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।